पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम है, जिसमें आपको खेती किसानी से संबंधित तमाम नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सफल किसानों से, और इसके अलावा विस्तार से हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, जिससे हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के साथ साथ मेरठ स्थित केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। ये खूबसूरत नजारा मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान का है। यहीं पर 6 और 7 अप्रैल को पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला आयोजित हुआ। इसका मकसद कृषि, पशुपालन, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और उन्हें प्रदर्शित करना था। इसके लिए यहाँ कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़ी मशीनरी को प्रदर्शित करने वाले 150 स्टॉल लगाए गए थे। मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में इथेनॉल के महत्व पर खास तौर से जोर दिया कि हमारे देश का किसान अन्नदाता है। हमारा देश का किसान अब ऊर्जादाता बनेगा। और आज किसानों की इस भूमि पर मैं आपके सामने डिक्लेयर करके जा रहा हूं कि आने वाले 5 साल में किसान केवल अन्नदाता और ऊर्जादाता नहीं रहा, तो वो किसान डांबरदाता बनेगा, बिटुमिन बनाने वाला किसान होगा। और मेरे क्षेत्र में 10 लोकसभा है, और वहां मैंने किसानों को कहा कि अब आप गन्ना लगाइए। भारत सरकार में जो मोलाइसेस होता है, जिसको आप शीरा कहते हैं, तो 4% सी मोलाइसेस निकलता है, और उसमें से हमने सी मोलाइसेस से इथेनॉल बनाया। फिर हमारे यहाँ नई सिस्टम आई, वो बी मोलाइसेस से आई। हमने ज़्यादा की शुगर इथेनॉल में मोलाइसेस में डाल दी, तो 7% मोलाइसेस बी मोलाइसेस करके आया, उससे इथेनॉल बनाया। अब हमने ये अनुमति दी है कि शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बन सकता है। शुगर केन जूस से शुगर सायरप बनकर, जिसको हम बायो सायरप कहते हैं, उससे इथेनॉल बनता है। बहनों और भाइयों, इस साल अभी मार्च एंड तक हमारी शुगर फैक्ट्री चली। हमने एक शुगर बनाया नहीं, पूरे शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाया, और इथेनॉल बनाने के कारण किसानों को पैसे दे पाए। बहनों और भाइयों, अब भारत सरकार ने ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाने का अनुमति दी है। 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। मक्के से इथेनॉल तैयार होता है। अब इतना ही नहीं, तो बांबू लगाकर हमने इथेनॉल, आसाम में इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया है। जो आपकी परली है, जिसको अंग्रेजी में राइस स्ट्रॉ कहते हैं, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर हमने प्लांट लगाया है, और परली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार होता है। बहनों और भाइयों, इथेनॉल की इकोनॉमी
बड़े मुश्किल से 70-80 हजार करोड़ की बनी है, पर अब इथेनॉल की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनानी है। और ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जब बनेगी जब आप इथेनॉल बनाओगे और सरकार इथेनॉल खरीदी करेगा। मैंने हमारे यहां हर जगह पर ड्रोन लाए और जो नैनो यूरिया था वो ड्रोन में डालकर मैंने यूरिया का स्प्रेइंग किया। 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया हम डालते थे। 1 यूरिया का बोरा बराबर 1 बॉटल नैनो यूरिया की कीमत वही है। जब आप बोरे में यूरिया फेंकते हैं, ये लाया इन्होंने नैनो यूरिया, इनके हाथ में है, आरसीएफ बनाती है, और ये 4 बोरे यूरिया जब आप 1 एकड़ में डालते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से यूरिया आप स्प्रे करेंगे तो 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में काम होगा, क्योंकि 75% जब ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे नैनो यूरिया तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा। शुगर बनाना घाटे में। ग्लोबल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भाव डिमांड एंड सप्लाई के साथ रिलेटेड है। हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है, क्योंकि हमारे देश में खाद्य तेल की कमी है। हमारे देश में गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस, फर्टिलाइजर के भाव बढ़ रहे, इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ रहे। कोई भी सरकार आए, डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो पर भाव मिलता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, शुगर जब तक होती रहेगी तब मुश्किलें बढ़ती रहेगी। शुगर से इथेनॉल बनेगा तो वहां गैप है, वहां इंपोर्ट कम होगा, वहां पैसा मिलेगा और किसानों को भी भाव अच्छा मिलेगा, किसानों का भी कल्याण होगा, देश का इंपोर्ट बचेगा और प्रदूषण समाप्त होगा। एक कुएं में यहां पानी पानी है। मैं आज रोड पे आ रहा था, खेत देख रहा था, भाग्यवान हूं। मेरे खेत में 3 कुएं हैं, 7.5 हाउस पावर के 3 सोलर पंप लगाए मैंने और 450 फीट नीचे पानी है। हम पानी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अभी 4 डिलीट मिली, 6 डिलीट मिली डॉक्टरेट, उसमें से 4 डिलीट जो एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली। अभी मैं आपके यहाँ मोदी नगर में आया था, वो तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी ने मुझे डिलीट दी। फिर उसके बाद अभी 15 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आया था, नोएडा में। तो हमने हमारे यहाँ पानी के लिए हम काम करते हैं। क्या कहते हैं? दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मैं बड़े बड़े रोड बना रहा हूं। मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी में 36 तालाब बना दिए, क्योंकि पानी नहीं हमारे यहाँ। और नदी नालों का खोलीकरण कर रहे, तालाबों की मिट्टी निकाल रहे। अभी मैंने मंत्री जी को कहा, जतिन जी को, कि वो नदी देखी। मैंने बोला मुझे परमिशन दो, फुकट में ड्रेसिंग कर देता हूं। अभी दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के। मैंने दिल्ली का रिंग रोड बना रहा हूं, 20 लाख टन कचरा मैंने रोड में डाल दिया और मैंने कहा 2 साल के अंदर ये पूरी टेकड़ियां समाप्त कर देंगे, इसका वचन दिया। अब इस देश के हर जिले में गाय के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर काउज, फॉर एनिमल्स होना चाहिए। और अगर इन सब की 2-2, 3-3 लीटर की गाय अगर 22 और 30 लीटर की हो जाएगी तो किसान की गरीबी हटने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार कल्याण हो सकता है। और जो हुस्टन है, जर्सी है, वो भी 3 एक में वो भी देशी हो जाएगी। एक घर वापसी अभियान भी हो जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अभी आपके यहाँ भारत सरकार योजना बना रही है, यहाँ इसकी लेबोरेटरी शुरू करिए और यहाँ के पशुधन का विकास करने के लिए इस जिले में हर गाय
20 लीटर के ऊपर रहने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में 5000 गायों के लिए एक अभयारण्य बनाया जा रहा है। मेले के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने रिमोट के जरिए इसके शिलापट का अनावरण किया। उनका कहना था कि पशुपालन देश की सबसे प्राचीन विधा है। मित्रों, पशुपालन इस देश की सबसे प्राचीन विद्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी ने जब होश संभाला होगा और ये सामाजिक प्राणी बनने की शुरुआत हुई होगी, तो सबसे पहला कोई व्यवसाय शुरू हुआ होगा तो ये पशुपालन का व्यवसाय शुरू हुआ होगा। ये मेरा नम्र मानना है। उसके बाद खेती शुरू हुई होगी, पहले पशुपालन शुरू हुआ होगा। ऐसा पशुपालन हमारे देश की एक प्रकार से ऐसी परंपरा रही थी कि मानदंडों में हम जो बताते थे उसमें धन में पशुधन की गिनती होती थी, रुपयों पैसों हीरा जवाहरत की नहीं होती थी। गोधन गजधन वाजीधन सबे रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। इस भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, मेरे कोई साथी यहाँ से जो गीत सुना रहे थे उसको मैं एक दो लिपि इनमें जोड़ने के लिए बोलूँगा कि आप इसमें ये भी जोड़ देना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना से पहले भारत के पशुओं को वैक्सीन देने का ऑर्डर दिया है। पूरे देश के पशुओं को वैक्सीनेशन करने का हुक्म हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कोरोना वैक्सीनेशन देने से 1 साल पहले कर दिया और आज भी पूरे देश में वैक्सीनेशन भारत सरकार के खर्चे से हम चला रहे हैं। ये धर्मपाल सिंह जी ने एम्बुलेंस का जिक्र किया। हम आदमियों के लिए तो एम्बुलेंसें हो गई थी, मगर पशु कहीं दूर दराज गांव में जंगल में वहां बीमार हो गया, उसका पूछने वाला कौन? उसके पैर में चोट आ गई, उसको ले जाए कहां? खुद ही नहीं चल सकते, उनको कहां उठा के ले जाना? और वेटरनरी हॉस्पिटलें भी इतनी उपलब्ध नहीं है कि नजदीक आप पहुंचा सको। इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं था। मेरी जात, मेरी को जो माहिती है मैं आपके साथ शेयर करूं, आप पशुपालक लोग हैं इसलिए। ये भेड़ बकरी वाले, उनकी भेड़ या बकरी को कुछ बीमारी हो गई, चल नहीं सकता है, उनको छोड़ के चले जाते थे, वो वहीं पड़ा रहता था। हम सिम में घूमने निकलते, कभी देखते कि इनका किसी का रह गया है, सोचते हैं कि अकेला होगा, रह गया होगा, भटक गया होगा। पास में जाते देखते तो वो बीमार होता। गांव में जाके उनको पूछते कि भाई तेरा एक भेड़ वहां पड़ा है, तेरा है या और किसी का? तो बता था वो बीमार है, क्या करे, कैसे ढोक के कहाँ ले जाए? अब उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता था। ये अबोल जीवों की वेदना को आजादी के 75 साल के बाद सुनने वाला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की गादी पर आया और उन्होंने पूरे देश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट भारत सरकार के खर्चे से लागू करने का कोशिश किया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे मित्र धर्मपाल सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साथ 500 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए काम पे लगा दिया। और उत्तर प्रदेश ने तो नया प्रयोग भी किया। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा विस्तार की दृष्टि से राज्य है, तो उन्होंने उसको 5 जोन में वितरित किया और 5 जोनों में उनके नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाई और देश की सभी कंपनियों को आमंत्रित किया
और 5 कंपनियों को काम दिया। अब पता भी लगेगा कौन कंपनी कंपटीशन में कैसा अच्छा काम करती है। ये भी एक नया रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पशुपालन क्षेत्र में जाहिर किया है। मेले के दौरान गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों ने कैट वॉक का प्रदर्शन किया और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित दूसरे कई राज्यों के पशु भी शामिल हुए। 150 स्टॉल करीब अलग अलग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी, इसके संदर्भ में करीब 150 स्टॉल लगाए गए, जिनमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस समय देश में खेती के लिए, पशुपालन के लिए, फिशरी के लिए, उससे जुड़े हुए अलग अलग कंपनियों के लोग आए हुए हैं। और मुझे लगता है इस देश में चाहे भैंस के लिए मुर्रा हो, हरियाणा से है, गिर, साहिवाल, थार पारकर, हरियाणा, भेड़, बकरी, घोड़े, सबका अलग अलग कैटेगरी बनी है। जो बेस्ट एनिमल हमारे शो का, उसे 5 लाख रुपए इनाम है। और जो हर ब्रीड के अलग अलग चैंपियन है, वो हर ब्रीड के चैंपियन के करीब 2.5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से ICR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, सबका सहयोग रहा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। ये मेला ऐतिहासिक हो और बाहर से आए हुए लोग मुजफ्फर के मेले की याद करें, यही मेरी इच्छा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों के अलावा 30,000 किसानों ने भाग लिया। पंजीकृत किसानों में भाग्यशाली रहे किसानों को ड्रॉ के माध्यम से ट्रैक्टर, टिलर और रोटावेटर जैसे यंत्रों से पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। बने रहें आप कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है।
महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी मिले, और इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानते कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम है। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखें YouTube पर भी कृषि दर्शन। इसी के साथ ही आज के अंक में आपसे इजाजत लेंगे। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।